4 लोग बचे हैं, वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हैं, जले हुए हैं। राशिद, ये है वो पांडा फॉल्स, ये माइलस्टोन है जहाँ ये हादसा हुआ है। ज्यादा पैसा कमाने की लालच में ये बड़ा हादसा हुआ है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये लाशें किसकी हैं। लाशों की गिनती करना संभव ही नहीं है, लाश के अंदर ही शमशान बन गया है। ये बहुत हृदय विदारक और लोमहर्षक मामला है। मुख्यमंत्री ने 2-2 लाख रुपए मृतक के परिजनों को राहत राशि मंजूर की है। खबरों का असली खिलाड़ी अब आ गया है आपके घर। न्यूज एक्सप्रेस, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यार, आपको पता है दिन दहाड़े लड़की को अगवा कर लिया? मालूम है। अरे बाबूजी, पता है आपको 20 लोग मर गए बस पलटने से। पता है। फिर 2 मंत्री घूस लेकर पकड़ा गया। पता है भाई। आपको न्यूज पता है? कहाँ देखा? आपने नहीं देखा? न्यूज एक्सप्रेस। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपके गांव तक पहुंचने वाली हर योजना का खाका यहां तैयार किया जाता है। मैं करूंगा आपको रिपोर्ट, क्योंकि आपसे अब दिल्ली दूर नहीं। वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। नक्सल डोमिनेटेड एरिया, ये मोदी को नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। जिसकी तलाश में खाक छान रही है पुलिस, जिसे हाजिर करने का हुक्म सुना चुकी है अदालत, जिसके इंतजार में खुली पड़ी है सलाखें, आखिर कहाँ है वो? वांटेड, वांटेड, वांटेड। हर शनिवार रात 9:30 बजे। जुर्म दबे पांव आता है पर निशान छोड़ जाता है। जुर्म करने वाला कितना ही शातिर क्यों न हो, कानून उसे ढूंढ निकालता है और भेज देता है उसके असली ठिकाने में। हवालात सोमवार से शुक्रवार रोज रात 9:30 बजे। जहां दिखेगी हर खबर सबसे पहले। हम हैं सच के साथ, हम करते हैं बातें साफ। हर खबर पक्की खबर सिर्फ न्यूज एक्सप्रेस पर। वो नई उजली किरण, वो महकते गुलशन, वो गंगा जमुनी तहजीब, वो पहली दस्तक, वो मासूम उबासी, वो उंगली थाम कर चलता बचपन, नए दिन का खुशनुमा आगाज। एक्सप्रेस सवेरा देखिए सुबह 8 बजे। ये बड़ी खबर पन्ना से मिल रही है, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। उस बस में सिर्फ एक ही दरवाजा था, यानी कि निकलने का कोई रास्ता यात्रियों के पास नहीं था। 4 लोग बचे हैं, वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हैं, जले हुए हैं। राशिद, ये है वो पांडा फॉल्स, ये माइलस्टोन है जहाँ
नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। दोस्तों, साल 2012 में नर्मदा बचाओ आंदोलन और ओंकारेश्वर बांध विस्थापितों ने जल सत्याग्रह किया था। सरकार ने मांगे मानी और आंदोलन खत्म हुआ, लेकिन 3 साल बाद एक बार फिर विस्थापित जमीन की जंग के लिए जल सत्याग्रह कर रहे हैं। 26 दिन गुजर गए हैं, मांग वही, जमीन के बदले जमीन दी जाए। सरकार भी इसके लिए तैयार है, फिर गफलत कहां है? दरअसल किसानों की दलील है कि जो जमीन दी जा रही है वो खेती के काबिल ही नहीं है। सरकार लैंड बैंक में से या तो बंजर या फिर अतिक्रमण की जमीन दे रही है, जो उन्हें मंजूर नहीं। 4 हफ्ते होने जा रहे हैं, जल सत्याग्रह लगातार जारी है और अब तो सत्याग्रह पर सियासत का तड़का भी लग चुका है। वक्त का तकाजा है, बांध विकास के लिए जरूरी है। ऐसे में आंदोलन पर सवाल उठना भी लाजमी है। जनता मांगे जवाब में आज सत्याग्रह के सत्य की करेंगे पड़ताल, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। 26वें दिन भी खंडवा के खोगल गांव में जल सत्याग्रह जारी। आंदोलनकारियों की जमीन के बदले जमीन की मांग। जनता मांगे जवाब में आज इसी पर चर्चा। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को डिलीट उपाधि से किया सम्मानित। कार्यक्रम में शिवराज समेत कैबिनेट के सभी सदस्य रहे मौजूद। कांग्रेस ने भोज यूनिवर्सिटी की साख पर खड़े किए सवाल। छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। भूपेश बघेल को सौंपी गई कार्यक्रम की जिम्मेदारी। मई के आखिरी में हो सकता है दौरा। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव ने दिल्ली में राहुल गांधी से की मुलाकात। राहुल ने अच्छे काम के लिए बघेल और सिंहदेव को सराहा। बस्तर अंचल के विकास के लिए पीएम मोदी देंगे 24,000 करोड़ की सौगात। मुख्यमंत्री रमन सिंह का बयान। विधानसभा में फर्जी नियुक्ति मामले में दिग्विजय और श्रीनिवास तिवारी को बड़ा झटका। हाई कोर्ट ने जांच जारी रखने के लिए दिए निर्देश। खारिज नहीं होगी एफआईआर। डीजल पेट्रोल के बढ़े दामों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। 11 से 13 मई तक कांग्रेस करेगी प्रदेशव्यापी आंदोलन। ग्वालियर में 22 बीएड और बीपीएड कॉलेज के मापदंडों में पाई गई खामियां। सभी कॉलेजों में लग सकते हैं ताले। इंदौर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष। एक दूसरे पर किया पथराव, 5 लोग घायल। और बुरहानपुर में ताप्ती नदी में 5 बच्चों के शव मिले। सुबह सैर पर निकलने के बाद लापता थे। इलाके में मातम। आजादी से पहले महात्मा गांधी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सत्याग्रह किया करते थे। आजादी मिल गई, लेकिन आजादी के बाद भी विरोध का तरीका ज्यादा नहीं बदला। अब काश्तकार जमीन के लिए अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। खंडवा जिले का खोगल गांव अब जल सत्याग्रह के लिए पहचाना जाने लगा है। यहां आंदोलनकारी डटे हुए हैं और अड़े हुए हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इस बांध से हजारों गांव तक पानी पहुंच रहा है। बांध से बनी बिजली लाखों घरों को रोशन कर रही है और इसमें अगर नियत ऊंचाई तक पानी भरा जाता है तो निश्चित ही सिंचाई का रकबा भी बढ़ेगा और रोशन होने वाले सैकड़ों गांवों की तादाद भी बढ़ेगी। तो 11 अप्रैल से खंडवा के खोगल गांव में शुरू हुआ जल सत्याग्रह आज भी जारी है। 26 दिन गुजर गए हैं। सरकार ने मनाने का प्रयास भी किया, मगर आंदोलनकारी टस से मस नहीं हुए। जमीन के बदले जमीन की मांग जारी है। एक पहलू यह भी है कि आंदोलनकारियों की हड़ताल भी बिगड़ने लगी है।
पिछले 26 दिनों से पानी में खड़े होकर जमीन की जंग लड़ रहे किसान खंडवा के घोघल गांव के। बापू ने इस देश की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह किया था। तो आजादी के 68 साल बाद बापू के देश में सूबे का किसान जमीन के लिए सरकार के खिलाफ जल सत्याग्रह कर रहा है। पानी में खड़े खड़े चमड़ी गलने लगी है और अब पानी में लहू भी बहने लगा है। त्वचा में इन्फेक्शन हो चुका है, दर्द सारी हदें पार कर चुका है। देर शाम आंदोलनकारी पानी से बाहर तो आ जाएंगे, लेकिन इस हालत में नहीं रह पाएंगे कि चल भी सके। जिद जुनून बन चुकी है। जमीन की जंग जिंदगी से आगे निकल गई है। किसान जमीन के बदले जमीन चाहते हैं, इसके लिए मुआवजा भी वापस लौटा दिया, लेकिन 2.5 साल बाद भी हाथ खाली के खाली। प्रशासन जो जमीन दिखाता है वो या तो बंजर होती है या फिर अतिक्रमण की। हम लोग जैसे हमको अभी तक पैसे भरे हुए, जो जमीन के 90 दिन का टाइम दिया था GRA की तरफ से, 90 दिन के लिए हमने पैसा भर दिया 3 रुपये % का उठा के, 3% का। आज 2.5 साल हो गए, आज तक ना तो जमीन दी ना पैसे वापस दिए। हमको तो ब्याज में खत्म हो रहा है। ये जल सत्याग्रह का एक पहलू है। आंदोलनकारी अड़े हुए हैं तो सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। मसला 2 मीटर पर अटका हुआ है। ओंकारेश्वर बांध का जल स्तर 189 मीटर से बढ़ाकर 191 कर दिया गया है, जिससे कई एकड़ जमीन डूब क्षेत्र में आ रही है। इसलिए परियोजना से प्रभावित और नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रतिनिधियों ने विरोध स्वरूप 11 अप्रैल से घोघल गांव में जल सत्याग्रह शुरू किया है। लेकिन इस आंदोलन में सियासी रंग भी चढ़ गया है। दिल्ली में परचम फहराने के बाद आम आदमी पार्टी ने आंदोलनकारियों को भी अपनी टोपी पहना दी। अब आंदोलन आप की अगुवाई में आगे बढ़ रहा है। आप नेता आलोक अग्रवाल का कहना है कि उनकी मांग है कि प्रभावितों को पुनर्वास नीति के तहत लाभ और मुआवजा दिया जाए, लेकिन राज्य सरकार ने ऐसा किए बगैर ओंकारेश्वर बांध का जल स्तर बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि ये सत्याग्रह तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार उनकी जायज मांगे नहीं मान लेती। जब तक दूसरी जमीन नहीं दी जाएगी तब तक 189 मीटर के ऊपर पानी नहीं बढ़ाया जाएगा। आज भी ये स्थिति है। आज भी इनके विकल्प में किसी को भी दिया क्या? अतिक्रमण के जमीन के विकल्प में आज भी नहीं दिया है। तो 189 के ऊपर पानी कैसे बढ़ाया जा रहा है? ये उल्लंघन है। सियासत भी क्या चीज है, नेताओं को भी पानी में उतरने पर मजबूर कर देती है। कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव भी लुंगी पहनकर आंदोलनकारियों के बीच पहुंच गए। साल भर पहले जो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए थे, अब साथ खड़े दिखाई दिए। अरुण यादव ने भी आंदोलनकारियों की आवाज बुलंद करते हुए जमीन की जंग को जायज करार दिया। मेरा मोदी सरकार और शिवराज सरकार से सीधा कहना है कि हमारे किसान बेघर हो चुके हैं, जमीनें डूब चुकी हैं। कोई मुआवजा, कोई राहत न तो दिल्ली की सरकार से न ही मध्य प्रदेश की सरकार से इन किसानों को मिली है। इनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। जितनी जमीन की गई उतनी जमीन सरकार ने देने का वादा किया, वो सरकार अपना वादा पूरा करे। वहीं सरकार की दलील है कि बांध का जल स्तर बढ़ाए जाने से नहर में पानी आया है और इससे किसानों को फायदा होगा। किसान इससे उत्साहित है। वहीं बांध का जल स्तर बढ़ने से कोई भी हिस्सा डूब क्षेत्र में नहीं आया है। सरकार ने जल सत्याग्रह को भी आधारहीन करार दिया है। कोई गांव नया नहीं डूबा है, कोई गांव नहीं डूबा है, किसी घर में पानी नहीं जाए। केवल पानी के स्तर को हमने 191 तक बढ़ाया है। और किस लिए बढ़ाया मेरे बहनों और भाइयों? किसी स्वार्थ के लिए नहीं बढ़ाया। सत्याग्रह में सियासत के दखल से मामला पेचीदा हो गया है। बीजेपी ने इसे नौटंकी करार दिया है तो सरकार ने आंदोलनकारियों पर विकास की राह में रोड़ा अटकाने का इल्जाम लगाया है। इन सब के बीच घोघल गांव में नर्मदा के मटमेले पानी में भले ही राजनीतिक रंग घुल गया हो, लेकिन पानी के भीतर जमीन की जंग जारी है। खंडवा से प्रवीण दुबे के साथ राशिद अहमद खान, न्यूज एक्सप्रेस। तो जब आंदोलन में चढ़ जाए सियासी रंग और आंदोलन पर उठने लगी उंगलियां, तो सवाल भी उठते हैं। कितनी जायज है जल सत्याग्रह करने वालों की मांगे? क्या विकास विरोधी है जल सत्याग्रह? जल सत्याग्रह सिर्फ जमीन की जंग या कुछ और?
तो इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के संवाद प्रमुख डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी। वाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और कांग्रेस प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ में मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के नेता हितेश शुक्ला जी। हितेश शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है। और विशेष टिप्पणी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी जी मौजूद है। दीपक जी, पहला सवाल हमारा आपसे ही है। आपको महारत हासिल है इस तरह के सामाजिक सरोकार से जुड़ी स्टोरियों पे। आप ये जो आंदोलन चल रहा है, मुझे ध्यान है आप उस जगह भी पहले भी गए थे, खंडवा का आपने भरपूर दौरा किया है, एनबीए वालों से आपके काफी नजदीकी से आपने उनको जाना है। इस आंदोलन को आप किस रूप में देखते हैं? ठीक कहा त्रिपाठी जी आपने, क्योंकि मैं जलसिंधी के आंदोलन में भी था जब 90 के दशक में चलता था, और मेधा पाटकर स्वयं इस तरह से खड़ी होती थी पानी के अंदर। जो जल प्रदर्शन, जल समाधि का जो तरीका है, वहीं से ये डेवलप हुआ था और आज वो इस स्तर तक आ गया है। पर अब मुझे लगता है कि कुछ जरूरत से ज्यादा रबड़ को खींच दिया गया है जी। ये कोई इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि किसी को अपनी भूमि, घर छोड़ने की जो पीड़ा है, उससे बड़ी कोई पीड़ा नहीं होती। हमने पूरे हरसूद का विस्थापन देखा है, उसके अलावा हजारों परिवारों का विस्थापन देखा है। ये जो परिवार जो बचे हुए हैं, जिनकी अपनी कुछ मांगे हैं कि हमें वैसी ही जमीन चाहिए जैसी जमीन हमारी गई है। अब मुझे लगता है कि क्योंकि बहुत कम परिवार बचे हैं, तो सरकार इनकी मांग को पूरा कर सकता है, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी अब मांग नहीं है। वो जो संख्या है, बहुत कम लोगों की रह गई है। पर ये समझना होगा कि मेरा टेसू वहीं अड़ा। सरकारें अपनी तरह से काम करती हैं, और अब चूंकि नर्मदा बचाओ आंदोलन नहीं रहा, अब वो आम आदमी पार्टी है जिसकी एक सरकार है, वो भी अब पॉलिटिकल ग्रुप है, तो उनको भी उसी चश्मे से देखना होगा जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी को देखा जाता है। तो उन लोगों की लड़ाई, चूंकि अब आम आदमी लड़ रही है, तो आम आदमी के ऊपर भी अब प्रश्न चिन्ह तो खूब लगते ही हैं कि ये केवल प्रचार के लिए कई बार चीजें करते हैं, कई बार ऐसी करते हैं। तो कहीं उनका जो मुद्दा है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा पीछे राजनीतिक रंग ले चुका है। हाँ, पीछे भी थोड़ा सा कई बार हो जाता है। पर मुझे लगता है कि सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए इस पर विचार करना चाहिए। पर सरकारें जिस तरह से सोचती हैं, हम और आप जानते हैं, सरकारें उन्होंने कहा हमने कह दिया मतलब कह दिया, नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे। और चूंकि कोई चुनाव अब आगे पीछे है नहीं, तो बेचारे उन लोगों के लिए तैयार रहना चाहिए। पर मैं ये जरूर अपील करूंगा कि अपने शरीर को ज्यादा कष्ट ना दें, अपने लाइफ को स्टेक पर ना लगाएं, दूसरे तरह से लड़ाई लड़ें, क्योंकि सहानुभूति पूरी हमारी उनके साथ। दीपक जी, तो मुझे नहीं लगता ये तो जीवन मरण का प्रश्न हो जाता है जब उनका पूरा घर बेघर हो रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। डॉक्टर साहब, एक तरफ मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि कोई भी जमीन नहीं डूबी है, कोई भी घर, कोई भी परिवार बेघर नहीं हुआ है। दूसरी तरफ आपको मैंने जो रिपोर्ट दिखाई है, उसमें उस गांव के लोग जो आंदोलनकारी हैं, वो बोल रहे हैं कि मैंने ब्याज पे पैसा उठाया जैसा सरकार ने किया था, और जमीन के बदले जमीन देने की बात कही थी, वो नहीं दी जा रही है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं दे रहा हूं। उनका कहना अगर चलिए देते भी हैं तो बंजर देते हैं, अगर उपजाऊ की जमीन, तो कोई मतलब नहीं निकलता है। देखिए त्रिपाठी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। पहली बात तो ये कोई नई बात नहीं है जी। ये कोई आज का कोई डेवलपमेंट हो ऐसा नहीं है। बिल्कुल दीपक जी ने ठीक कहा है। ये 40-50 परिवारों के वो लोग हैं जिन्होंने की जमीन लेने से मना कर दिया, मुआवजा लेने से मना कर दिया, और जो भी उनके कॉन्फ्लिक्ट होंगे उसके तहत उन्होंने मना किया है। और अब उन ऐसे लोगों को इकट्ठा आलोक अग्रवाल जी ने किया है, जो आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो इसलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन का ये कोई फ्रंट है, मैं इसको मानने से बिल्कुल इनकार करता हूं। ये पूरी तरह से एक राजनीतिक आंदोलन है जो अप्रासंगिक है, क्योंकि जैसा मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बताया कि इसमें कोई नई इवेंट नहीं है, बल्कि उल्टा ऐसा है जो ऑनरेबल कोर्ट में डिसीजन के पश्चात जो 191 मीटर मोदी जी की सरकार आने के पश्चात निर्णय हुआ है, 191 मीटर करने से लगभग बड़वा, कसरावत, काफी तहसील 70-80 किलोमीटर तक नहरों में पानी, जल का स्तर बढ़ेगा नहरों में, तो दूर तक पानी और भूमि सिंचित हो पाएगी, बिजली की पैदावार भी उससे बढ़ेगी। और यह बिजली और यह जो नहरों का पानी है, किसानों के ही हित में आएगा। जब परियोजना बनी थी
कांग्रेस की भी सरकार थी, उन लोगों ने भी इस पे काम किया है, और उसके बाद बीजेपी की सरकार आई, हमारी सरकार ने भी उस पर काम किया है। तो सरकारें आती रहती हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट्स चलते हैं। कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहता है। जब भी भू अधिग्रहण किया जाता है तो स्वाभाविक है, प्रशासन का अपना तर्क होता है और जो किसान होते हैं उनकी अपनी मांग होती है, और इन्हीं के बीच में से रास्ता निकलते हुए हम उस प्रोजेक्ट के अंतिम पड़ाव तक पहुंचते हैं। तो हमारा ये मानना है कि ये पूर्ण रूप से एक राजनीतिक आंदोलन है, जिसकी अब कोई बहुत प्रासंगिकता नहीं है। फिर भी किसानों की बात को लेकर सरकार संवेदनशील है, सरकार अभी भी बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन जैसे आपने बोला हम 189 से नहीं बढ़ने देंगे, ये लैंग्वेज तो थोड़ी सी खराब और राजनीतिक लैंग्वेज है। ये टोपी दिल्ली में पहना के तो आ गए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के लोग अभी इस टोपी को पहनने को तैयार नहीं है। तो राजनीतिक जहां तक बातचीत होगी, त्रिपाठी जी, हमारा राजनीतिक बातचीत का तो राजनीतिक रूप से जवाब देना अधिकार है। किसानों के अधिकार की जब भी बात होगी तो सरकार संवेदनशील है, आज भी जमीन के इश्यू पर बात करने को तैयार है। पर दीपक जी ने जैसा बताया है, कोई कहे नहीं मेरे को इस नहर के इसी किनारे की जमीन चाहिए, तो ये जरा कठिन हो जाता है, क्योंकि वो जमीन किसकी है, क्या है, उसको अधिग्रहित किया जा सकता है, नहीं जा सकता, ये बहुत सारे इसके प्रशासनिक पहलू हुआ करते हैं। तो लैंड बैंक में उपलब्ध जमीनों में से अच्छी जमीनें तलाशी जा सकती हैं, या फिर प्रशासकीय अधिकारियों से बातचीत करके यदि कोई इशू लैंड को क्वालिटी को लेकर है, डॉक्टर साहब भी दूर किया जा बिल्कुल सकता है। आपकी बातों से हम सहमत हैं। ठीक है, वो बोल रहे हैं 89 से बढ़ने नहीं देंगे। हाथ जोड़ के अगर वो सारे 213 लोग आपसे अनुरोध कर रहे हैं, सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर एक, जैसे कि आपके यहाँ से कोई प्रतिनिधि उनसे मिलने अभी तक सही ढंग से नहीं गया कि आप लोग इस आंदोलन बिल्कुल ये गलत है कहना। सब गए हैं, आपने पिछले हफ्ते देखा भी होगा, जब ये शुरुआत हुई थी इसकी, तो उस समय सभी लोग गए थे, मंत्रीगण भी गए थे, बिसेन साहब भी गए थे, नरोत्तम जी भी गए, सभी लोग गए। लेकिन जैसा बताया ना, ये चूंकि पूरा राजनीतिक आंदोलन है, तो उनको तो अपनी राजनीतिक जमीन, राजनीति चमकानी है। उनको बातचीत पे रिजॉल्व हो जाएगा तो उनका क्या चले जाएगा। उनको तो रोज मीडिया के फुटेज लेने हैं, इस प्रकार की चर्चाएं हो जिससे उनकी टोपियां दिखाई दे, झाड़ू दिखाई दे, कहीं उनका अस्तित्व निकल कर आ जाए। क्योंकि जब हजारों गांवों का विस्थापन और पुनर्स्थापन तय हो चुका है, 40,000 से अधिक लोगों का वहां पर लोगों की बसाहट बन चुकी है, तो 40 परिवार उसके दायरे से बाहर रह जाएं, ये समझ में तो नहीं आता त्रिपाठी जी। और जब आपकी बातचीत के लिए सरकार आज भी तैयार है, बातचीत के लिए कोई दिक्कत थोड़ी ना है, लेकिन उनका काम तो है कि वो राजनीतिक आंदोलन खड़ा करना। मतलब आपका कहना यह है कि किसान बात करने को तैयार है, जो विस्थापित हो रहे हैं वो जमीन लेने को तैयार हैं, इसमें राजनीतिक रंग देकर जो राजनीति के लोग वहां हैं वो नहीं करने दे रहे। और ये हुआ है जी भाई, ये 40 परिवार ही तो नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ 40,000 लोग वहां पर पुनर्स्थापित हो चुके हैं, वहां पर सब बस चुका है गांव। दीपक जी ने जैसा बताया 90 से ये चीजें चली आ रही हैं, और कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, मैं कॉन्फ्लिक्ट से नहीं नकारता हूँ। एनबीए के भी लोगों ने उसका बड़ा योगदान दिया है, जो प्रशासन के साथ बातचीत करी है, और सबका योगदान रहा है, और उससे चलते चलते हम यहाँ तक आ गए। लेकिन ये जो पड़ाव है ये पूरी तरह से राजनीतिक है, और आलोक अग्रवाल जी को अधिकार है राजनीति करने का, हम कहाँ मना कर रहे हैं। लेकिन उनकी खोखली राजनीति जैसे दिल्ली में उद्घाटित हो रही है, यहां भी हो जाएगी, क्योंकि किसानों के पक्ष में तो सरकार काम करने के लिए तैयार है, लेकिन आप पार्टी को थोड़ा ना सरकार बोलेगी कि तुम खड़े हो जाओ हमारे यहाँ के। जी बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे साथ आपके हितेश जी हैं। हितेश जी, जिस तरह से अभी हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये राजनीतिक रंग दे दिया गया, किसान भी तैयार हो सकते हैं, लेकिन उन किसानों को उकसाया जा रहा है, और आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में एक जमीन तलाश रही है इस तरह के आंदोलन करके अपना किसी तरह वजूद स्थापित करने के लिए। किसी को उकसाया कैसे जा सकता है बेवजह, क्योंकि देखिए अभी आलोक अग्रवाल आम आदमी पार्टी में अभी आए हैं, कुछ दिन हुए, और इससे पहले नर्मदा बचाओ आंदोलन आम आदमी पार्टी ही अभी कुछ दिन पहले ही आई। ठीक है जी, आपकी बात बिल्कुल सही है जी। तो मेरा जो कहना है, ये 2, 2.5, 3 साल हो चुके हैं जब ये आदेश हो चुका है कि इनको पुनर्विस्थापित किया जाए, तरीके से किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी हैं उसके अनुसार किया जाए जी। तो प्रश्न उठ रहा है कि वो भले ही 40 क्यों, 4 ही परिवार क्यों ना हो। अगर 4 भी परिवार हैं तो उनको विस्थापित करने में हम कोताही क्यों बरत रहे हैं, और उसके लिए उनको विस्थापित करने में 3 साल 2.5 साल क्यों लग पाया है। अगर इस तरीके के आप आंदोलन भी नहीं करते हैं तो फिर तो वही वाली हालत होगी कि कोई देखने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं, अकेले गांव के किसान लोग हैं, आप जो भी पकड़ा दीजिए, थमा दीजिए, मुआवजे के नाम पे, जमीन के नाम पे, चाहे वहां कुछ उगे नहीं उगे, तो कोई देखने सुनने वाला नहीं है। कहने की बात यह है
कि सरकार को जो करना चाहिए वो उसको करना चाहिए। अगर वो वैसे करती रहे तो हमारे जैसे लोगों को जमीन तलाशने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। प्रश्न तो ये उठ रहा है कि क्यों जमीन तलाशने की जरूरत पड़ रही है, जब पहले से ही सैकड़ों वर्षों पुरानी पार्टीज हैं। बीजेपी भी 70, 75, 80 वर्ष पुरानी पार्टी हो चुकी हुई है। किसी को तो सत्ता का लालच कहते हैं। अच्छा, मतलब आप लोगों में आ गया है अचानक। एनबीए से जुड़े लोग सब आम आदमी पार्टी के हो गए। नहीं, कोई है ही नहीं एनबीए का। जो एनबीए के मौलिक लोग हैं, मेधाजी वगैरह, जो जाने जाते हैं, जिन्होंने जीवन दिया है, आप देखेंगे वो नदारद हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं। नहीं, मेघा जी भी आम आदमी की हैं, चुनाव भी लड़ चुकी हैं। नहीं, वो बाहर आ गई। ये बड़ी अच्छी बात है। जो आप पार्टी में जितने मौलिक आंदोलनकारी थे, जो लड़ते थे, उन सबको इन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया दिल्ली में सरकार बुलाने। मैं अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। मैं मतलब सर की बात का जवाब सिर्फ यही दूंगा कि मतलब क्या आज के राजनीतिक परिवेश में ये कहने की कोशिश की जा रही है कि नया तबका कभी भी किसी भी किस्म की राजनीति में ना आए, और अगर आए तो वो सिर्फ कांग्रेस या भाजपा के ही पटल पे आए? क्या कोई तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होना चाहिए? अगर वो होना चाहिए, अगर वो होता है मान लीजिए, तो उसको सियासत के नाम पे उसको राइट ऑफ कर दिया जाए। मेरे ख्याल से मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी अग्री नहीं करता हूँ। नए समय में हमेशा पीपल्स एम्बिशन को नए तरीके से, नए आइडियोलॉजी के अंतर्गत उसको प्रदर्शित किया जा सकता है, और अगर वो आम आदमी पार्टी कर रही है तो वो चेष्टा है। अगर पब्लिक उसे नकार देती है तो वो फ्लॉप हो जाएगा, जैसे पीछे भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हो चुकी हैं। तो ये तो समय और जनता के ऊपर निर्भर करेगा, और हमारे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज पे भी निर्भर करेगा कि हम किस तरीके के इश्यूज उठा रहे हैं। ये एक बिल्कुल अलग चीज है। इस मामले में ये क्रिटिसिज्म कहीं से भी अप्रोप्रिएट नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो नर्मदा घाटी का जो सवाल है, जो बांध का जो सवाल है, जवाहरलाल नेहरू के समय से 1946 से एक तरीके से देखा जाए तो 1961 में इसका शिलान्यास किया गया था। 1946 में इसकी रूपरेखा बनाई गई थी। मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ त्रिपाठी जी। मेरा कहने का मतलब है, जब 1946 में इसकी शुरुआत सोचने की जब कवायद शुरू हुई थी, और आज 21वीं शताब्दी में अगर हम देखते हैं तो एनवायरनमेंट को देख लीजिए, इरिगेशन पैटर्न को देख लीजिए, वाटर प्रोविजन को देख लीजिए, आज बहुत हाई डैम्स बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होते ही हैं। इसके ऊपर बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स आ चुके हैं। लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो एक बात ये है। दूसरी बात, इमीडिएट टर्म पे जो एक कंसर्न है, वो पहली बात तो 40 परिवार नहीं है, वो 200 सवा 200 परिवार हैं। आपके पास लैंड बैंक है, जमीन की कोई कमी नहीं है, आप उनको इस तरीके से विस्थापित कर सकते हैं। नहीं, हितेश जी दे रहे हैं, सरकार देने को तैयार नहीं दे रही है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। ये सरकार तैयार है, इसको आप मत गलत बोलिए। नहीं, सरकार जो सरकार दे रही है वो एक्सेप्टेबल नहीं। वो आपको नहीं चाहिए, आपको तो क्या सत्ता चाहिए ना। नहीं, आप जमीन थोड़ा आप हमें सत्ता के नाम पे बार बार नकार नहीं सकते हैं। हम तो आज आ देती है आपके पास तो सत्ता है साहब। आप सत्ता होने के बावजूद आज अगर 200 सवा 200 परिवार हैं जो इस लेवल पे जाने को तैयार हैं, इसके पीछे सिर्फ सियासत नहीं हो सकता। 40,000 स्थापित हो चुके हैं, 15 लाख हो चुके हैं सर टोटल। अगर देखा जाए 1.5 मिलियन फिर ये विस्थापित हो चुके हैं, लेकिन इनका जो पुनर्वास है क्या वो सेटिस्फैक्टरी रहा है? एक बार हितेश जी हम आपको रोकेंगे, सवाल उत्तर आपका बहुत लंबा हो रहा है। हमारे साथ एक खुरई से दर्शक हैं जो अपना सवाल आप लोगों से करना चाहते हैं। शिवनारायण जी अपना सवाल करें। हेलो। हाँ शिवनारायण जी सवाल करें आप। हाँ, मेरा सवाल ये है जी, माननीय आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें तो मुझे आवाज सुनाई पड़ेगी। क्या टीवी का? जी आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, आवाज उसकी बंद कर दें तो हमें सुनाई पड़ेगी आपकी आवाज। हाँ सुनिए जी, संक्षेप में आप सवाल करिए। ये विवाद जो जल विवाद जो चल रहा है जी, जब हाई कोर्ट के डिसीजन होने के बाद शिवराज सिंह ने 189 से उसका जल स्तर 191 फीट किया है, तो अगर तुलनात्मक देखा जाए जी तो ये जनहित में ज्यादा है। मैंने इसकी हाइट बढ़ाना, जल स्तर बढ़ाना जनहित में अच्छा है। जनहित में अच्छा है, इससे वाटर लेवल बढ़ेगा। जी 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 जी, आप लोगों को फायदा होगा। निश्चित तौर पे हमारे हितेश शुक्ला जी ने भी सुना होगा। हमारे साथ एक और भोपाल से दर्शक हैं, राजेश जी अपना सवाल करें। अपना हाँ सवाल करें राजेश जी। लगता है उनसे हमारा सवाल गंज बासौदा से हमारे साथ अभिषेक जी। अभिषेक जी अपना सवाल करें। लगता है संपर्क नहीं हो पाया। हितेश जी हम आपके पास फिर आएंगे। पंकज जी, आपने हितेश द्वय जी को आपस में
डिस्कशन करते सुना, उनके तर्क सुने। हितेश वाजपेयी जी को भी सुना, हितेश शुक्ला जी को भी सुना। एक हमारा भी सवाल है, उनके तर्क का उत्तर तो आप देंगे, हमारा भी सवाल है कि कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन सबसे बड़ा दोस्त। जो यादव जी, अरुण यादव जी और जो अपने आलोक अग्रवाल जी हैं, वो अभी लोकसभा चुनाव लड़े थे, बढ़िया एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने एनडीए के खिलाफ खासे बयान दिए थे। आलोक अग्रवाल जी ने अरुण यादव के खिलाफ खासे बयान दिए थे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको घेरने की बारी आई तो आपने देखा, आपने हमारी रिपोर्ट में देखा होगा, दोनों किस तरह से गुफ्तगू कर रहे हैं। देखिए त्रिपाठी साहब, मुझे लगता है कि हम इसको सिर्फ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य देख रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस की या हर व्यक्ति की जो मध्य प्रदेश से जुड़ा उसकी जिम्मेदारी है। और मेरी एक ही आपत्ति इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कि राजनीति को हमको इससे परे रखना पड़ेगा। और यदि मध्य प्रदेश में आज एक भी व्यक्ति अशांत और असुरक्षित महसूस कर रहा है, वो पीड़ित और दुखी मानता है, भले वो सही हो या गलत हो, तो मध्य प्रदेश की सरकार का ये जिम्मा है कि उसकी सुनवाई करे और सरकार को सहिष्णु होना चाहिए। जो नहीं हुई, इस बात पर कांग्रेस की आपत्ति है। 189 से 191 मीटर आप कर रहे हैं, नफा नुकसान हो रहा है, वो अलग मुद्दा है। पर यदि 213 परिवार, एग्जैक्टली 213 परिवार हैं जिन्होंने मुआवजा स्वीकार नहीं किया और आंदोलनरत हैं, तो फिर सरकार का जिम्मा बनता है। क्योंकि सरकार ये कहकर अपना दामन नहीं छोड़ा सकती कि उसको आम आदमी पार्टी के लोग उस आंदोलन की आग में घी का काम कर रहे हैं। इसका मतलब सरकार का तंत्र अक्षम है और मध्य प्रदेश में लोगों को बरगलाया जा रहा है। पंकज जी, डॉक्टर हितेश जी का ये कहना है कि वो 213 सैकड़ों हजारों परिवार मान गए, उन्होंने स्थापित भी हो गए, नए शहर भी बन गए, नई खेती होने लगी। लेकिन 200 में जो आपके 213 ऐसे हैं जो जिद में अड़े हैं कि नहीं है, हमें ये भी नहीं पसंद है, हमें वो भी नहीं पसंद है। उसी बात पे बट जब मेरा आग्रह वही है, मैं इसको स्वीकार नहीं कर रहा। मुझे मालूम है कि हरसूद खत्म हो गया, छनेरा बन गया, ये सब चीजें इसको सबके सामने है। लेकिन मेरा आग्रह बहुत साफ है कि यदि मध्य प्रदेश का एक परिवार भी किसी मामले में अपने आप को विस्थापित महसूस करता है, उसको लगता है कि उसके साथ छल किया जा रहा है, ठगी की जा रही है। क्योंकि त्रिपाठी साहब, एक बात बहुत साफ है, मैं ना आम आदमी का पक्ष ले रहा हूं ना बीजेपी की बुराई कर रहा हूं, पर 213 परिवारों को 2.5 साल तक भ्रमित करके रखना किसी भी राजनेता के बस का काम तो नहीं है। इतनी राजनीति मैं भी समझता हूं, पर बहुत साफ तौर पर सरकार का जिम्मा है। और फिर यदि सरकार ये बात करती है तो सरकार इसका उत्तर दे कि मोदी जी की सरकार बनते समय सरदार सरोवर की जो ऊंचाई है 121 से 134 मीटर हो गई, क्या शिवराज जी से पूछा मोदी सरकार ने? तो मुझे लगता है कि विकास जरूरी है, निश्चित तौर पर बहुत जरूरी है, सिंचाई भी जरूरी है। पर यदि 213 परिवार आज मध्य प्रदेश में परेशान है, 28 दिन से उनकी प्रतिनिधि पानी के बीच में है, तो सरकार को चाहिए कि रास्ता निकाले। और ऐसा नहीं कि सरकार के पास जो बात दीपक जी ने बोली कि यदि 213 परिवार है, कोई आपको 40-50 हजार गांव का विस्थापन नहीं करना है, वो ऑलरेडी हो चुका है, पर 213 परिवारों का विस्थापन करना है, तो आपके लिए तो अच्छा मौका है कि जो आपके पास अधिकतम उपलब्ध संसाधन है वो आप उपलब्ध कराइए। क्या दिक्कत की बात है? बस दीपक जी, मैं सहमत हूँ इस बात से कि यदि चुनाव की स्थिति होती। फिर दूसरी बात जो आपने बात करी कि निश्चित तौर पे ये नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुद्दा नहीं बचा, बीजेपी को तकलीफ है। डॉक्टर वाजपेयी ने साफ तौर पर कहा। तो अब मेगा नहीं है, नहीं आपने कहा डॉक्टर साहब कि क्या मुख्यमंत्री आपको राजनीति से कोई तकलीफ? डॉक्टर साहब आपने साफ कहा क्या मुख्यमंत्री आपको पनपने लेंगे? तो मेरा सवाल बहुत साफ है कि आप कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, लेकिन नहीं, ये आपका आकलन हो सकता है डॉक्टर वाजपेयी, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था में यदि इस प्रतिशोध की भावना से काम किया जाएगा तो वो उचित नहीं है, क्योंकि देश में अभी स्वतंत्रता है। डॉक्टर साहब अरे पंकज जी बच के रहिएगा। डॉक्टर साहब दोस्त बता रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस में भाजपा हो जाए। नहीं, देखिए डॉक्टर वाजपेयी अपना आकलन करने के लिए स्वतंत्र है, मुझे आपत्ति नहीं है। पर मेरा बहुत साफ बोलना है कि क्या कोई राजनीतिक दल का कार्यकर्ता यदि या वो व्यवस्था यदि स्थापित हो तो आप प्रतिशोध की भावना से उन लोगों को इस तरीके से दरकिनार करेंगे? क्या सहिष्णुता खत्म हो गई? मुख्यमंत्री नहीं, त्रिपाठी मुख्यमंत्री क्या बात करते हैं, मैं मध्य प्रदेश का पुजारी, यहाँ की जनता मेरी भगवान। तो ये 213 परिवार का भगवान नहीं है। मुख्यमंत्री के लिए मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोग एक नजर से होना चाहिए, भले ही वो कांग्रेस के झंडे पर हो या आपके झंडे पर, क्योंकि हम राजनीतिक पार्टी से जुड़े बाद में पहले मध्य प्रदेश के निवासी हैं। पर मुख्यमंत्री शायद बीजेपी की सरकार इस बात को भूल चुकी है और यही पीड़ा व्यक्त करने कांग्रेस के अध्यक्ष है कि भैया राजनीति को अलग छोड़ो, ये 213 परिवारों के प्रतिनिधि यदि पानी में 75 दिन से हैं, उनको स्वास्थ्यगत तकलीफें हैं, तो सरकार बात करे। और मुझे यहाँ पंकज जी तो फिर बात ये उठ जाती है, अगर 26 दिन से पानी में उनके तकलीफें हो रही, सरकार बोल रही है मान जाइए, नहीं मानते हैं, तो आपके समय की याद दिला दूं जब मेधा पाटकर जी ने दिग्विजय सिंह के शासनकाल में ये रोशनपुरा में धरना दिया था, रात में 2 बजे पहलवान आकर के उठा के महिलाओं तक को गाड़ी में पटक के ले गए थे जी।
तो वो पंकज जी को याद नहीं होगा। देखिए त्रिपाठी साहब मेरा बहुत साफ बोलना है कि पिछली सरकार ने क्या किया, ये मायने नहीं अच्छा है या बुरा, वो आज के परिप्रेक्ष्य में उसका महत्व नहीं है। पंकज जी हम आपको थोड़ा सा रोकेंगे, दमोह से हमारे दर्शक हैं प्रदीप जी जो अपना सवाल करना चाहते हैं। प्रदीप जी सवाल करें। सर, आज जो विस्थापित है पक्षकार और ये विपक्षी पार्टियां जो नकारात्मक विषय को लेकर जो विपक्ष की भूमिका निभाती हैं, क्या यहाँ पर ये नहीं हो सकता कि सभी राजनीतिक दल, स्थानीय बुद्धिजीवी लोग और ऐसे विकल्प क्यों नहीं सुझाते जिससे कि स्थानीय पक्षकार रहते विस्थापित, इनको नुकसान न रहे, उनको नौकरी मिले, उसके साथ साथ आसपास की उतनी बाजार कीमत की जमीन बदले में मिल जाए जिससे कि वो विस्थापित परेशान न रहे। भैया यही तो हमने नियम बनाया था मनमोहन सिंह की सरकार ने, जिसको मोदी जी ने बदल दिया। बिल्कुल, कानून यही था वो। प्रदीप जी ने क्या सुझाव दिया है? जी, सरकार को जनता पर कानून मोदी जी ने बदला, कानून मोदी जी ने बदला। हमने भूमि अधिग्रहण में यही बात करी थी कि भूतलक्षी प्रभाव से जो उसका लाभ मिलना था उस क्लॉज को हटा दिया, सहमति की बात खत्म कर दी। यही विसंगतियां रोकने के लिए पंकज जी क्या सुझाव दिया है कि सारी पार्टी एक होकर अच्छा सुझाव है विस्थापितों के दर्द को। एक बात और कही है उन्होंने एक बात और कही है कि नकारात्मक विषयों की राजनीति मत करिए। त्रिपाठी साहब, मतलब ये विषय नकारात्मक है। त्रिपाठी साहब कह रही है। त्रिपाठी साहब बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है, वो सरकार में है और सरकार को बड़प्पन दिखाना चाहिए। ये बचकानी बातें छोड़ना चाहिए कि राजनीति है, नर्मदा बचाओ आंदोलन नहीं है, आम आदमी पार्टी कोई भी हो। पंकज जी एक और हमारे साथ दर्शक हैं आगर मालवा से, ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी अपना सवाल करें। जी सर, मेरा सवाल हितेश वाजपेयी जी के लिए है। जी मैं पूछना चाहता हूँ हितेश वाजपेयी जी से जी कि जो लोग विस्थापित होते हैं वास्तव में उसे इस तरह के बांध निर्माण का लाभ नहीं मिलता है जी, लाभ किसी और को मिलता है। तो जो विस्थापित हो रहे उनसे मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री जी को 10 मिनट जाकर के बात नहीं करनी चाहिए, उनका दुख दर्द सुनकर समस्या को हल नहीं करना चाहिए क्या? कल से भूमि अधिग्रहण पूरे देश में लागू कर रहे हो तो यदि लोगों को परेशानियां होगी तो कल फिर हल नहीं करोगे क्या कभी? बिल्कुल आपका सवाल आया, हितेश जी ने सीधे सुना है, उसका उत्तर देंगे। हितेश जी हम आपसे उत्तर लेंगे, लेकिन चूंकि जो भी अभी बातें हुई हैं इस समय मौजूद होता है कि दीपक जी की टिप्पणी यहाँ आपने पंकज जी को भी सुना। दीपक जी आपने ये भी देखा था, चाहे दिग्विजय सिंह की सरकार रही हो चाहे पटवा जी की सरकार रही हो, उस समय आमटे उनके पटवा जी के लिए बिल्कुल पूरी तरह से बाबा आमटे उनके लिए एक तरह से ऐसी भूमिका निभा रहे थे जो इस समय आम आदमी पार्टी निभा रही। तो ये सारे मुद्दे आपने सरकारें भी देखी हैं। इस समय क्या विकल्प होना चाहिए? ऐसे 213 परिवार जो है, 240 परिवार जो है जैसे कि आम आदमी पार्टी के बोल रहे हैं, इनको किस तरह से इनको स्थापित करना चाहिए? क्या विकल्प होना चाहिए कि आंदोलन भी टूट जाए? विकास होता है तो विनाश थोड़ा बहुत होता ही है, तो विकास भी हो जाए और विनाश भी ज्यादा ना। त्रिपाठी जी बहुत अच्छी बात की और मुझे लगता है पंकज चतुर्वेदी ने जिस तरह से चीजें रखी हैं और जो सवाल आगर मालवा के सज्जन ने किया है, मुझे लगता है सब कुछ इसी के अंतर्गत ही आता है, इतना ही है। एक चीज मैं जरूर कहूंगा, 5 घंटे किसी बाल्टी में पानी रख के खड़े हो जाइएगा और फिर आपको जो 5 घंटे में जो तकलीफ होगी, जो पांव आपके सूजेंगे, उसके बाद में फिर सब तरह की बातें हों तो बहुत अच्छा होगा। मुझे लगता है कि सबसे पहले वो लोग जो खड़े हुए हैं, जिनके बेचारों के पांव गल गए हैं, क्योंकि उनकी बदौलत ही आपकी बिजली जल रही है, उनकी बदौलत ही लाखों किसानों के खेतों में पानी पहुंचा है, उन जैसे लोगों के तो वो प्रतीक बन गए हैं। सबसे पहले अगर सरकार सचमुच में संवेदनशील है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सचमुच में संवेदनशील है, वो मामा कहते हैं, वो ये फिल्म का डायलॉग बोलते थे, मैं हूं ना, तो अगर वो सचमुच में है तो सबसे पहले इन लोगों के प्रति संवेदनशील दृष्टि रखकर इनको पानी से बाहर निकालना चाहिए और उनके लिए जो मदद हो सकती है वो करना चाहिए, क्योंकि ये कुछ बहुत ज्यादा है। आप दिखा रहे थे अभी, करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, एक जिद है कि हम नहीं हटेंगे और उसमें जहां तक एक राजनीतिक रंग, चलिए एनबीए वाले अगर आम आदमी पार्टी बात बिल्कुल सही है, अगर 5-5 एकड़ जमीन की ही सिंचित जमीन की ही बात है तो ऐसा नहीं है कि कोई वो चंद्रमा मांग रहे हो, बैठ के बातचीत हो सकती है, उनको बताया जाए कि भाई हम ये विकल्प देंगे। लेकिन चूंकि सरकारों के प्रति इतना विश्वास हो गया है, जब मैं सरकारों कह रहा हूं तो कांग्रेस की भी बात है, मैं और मुझे अगर सही स्मृति है तो त्रिपाठी जी आपके ही साथ एक बार हम महेश्वर गए थे, जब महेश्वर में इसी तरह का कुछ मामला हुआ था, जहां हम लोगों को भी अंदर नहीं जाने, गांव में अंदर जाने नहीं दिया गया, तो लगभग 12-13 वर्ष पुरानी बात है।
तो लोगों की पीड़ा तो है, और उस पीड़ा को अगर सरकारें नहीं सुनेंगी, सरकार नहीं सुनेगी, राजनीति की बात तो ठीक है कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी सबके अपने अपने स्टैंड हैं, पर जरा देखो तो, आप खड़े तो हो लो 5 घंटे बाल्टी में, अगर कोई मध्य प्रदेश का जो एनवीडीए का प्रमुख सचिव अगर खड़ा हो जाए और फिर उसके बाद में वो बात करे, तो शायद मुझे लगता है अलग बात है। मध्य प्रदेश का कोई भी नेता, कोई भी नेता हो, तो सबसे पहले उनका हल करना चाहिए। और अगर आज के इस कार्यक्रम के बाद में अगर कुछ थोड़ा बहुत भी उनके प्रति संवेदनशील रवैया अपनाते हैं, क्योंकि राजनीति तो ठीक है, तरह तरह की बातें कह सकते, कोई मंत्री कहते हैं कि कुछ देर पानी में खड़े हो जाते हैं फिर बाहर चले जाते हैं, तो कुछ ही देर सही, जितनी देर कैमरे हैं उतनी देर में हम देख रहे थे कि नेता किस तरह से नाक भौं सिकोड़ते हुए अंदर जाते हैं, पानी गंदा है। अरुण यादव जी को देखा 4 लोग पकड़ के ले जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले मुझे लगता है, और ये आज अगर ये 4 लोग जो बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि हाँ, और आप 5वें आप संयुक्त रूप से अपील करना चाहिए कि सबसे पहले उन किसानों का ये दर्द समझे, जमीन की बात बाद में, उनके लिए कम से कम अभी तो बाहर निकालें, उनका सत्याग्रह समाप्त करें। सत्याग्रह समाप्त। हितेश जी, आपसे दर्शक ने सीधे सवाल किया था कि विस्थापित कोई और होता है, उसका लाभ किसी और को मिलता है। ये बिल्कुल होता है निश्चित तौर पे। अगर 37,000 हेक्टेयर भूमि अगर बांध के रूप में आ रही है, तो लाखों हेक्टेयर भूमि उससे सिंचित होती, बात सही है। 1450 मेगावाट बिजली गुजरात को और 1000 मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश को मिलने जा रही है इसके कारण। लेकिन जो अभी एक दर्शक ने आपसे सवाल किया था, अभी दीपक जी ने जो सुझाव दिया है, कम से कम उस तरफ क्या सरकार अपना कदम बढ़ाएगी कि उनको जबरदस्ती सही आंदोलन समाप्त करे और उनको जो एक सर्वदलीय बैठक की तरह से सब लोगों को मिलजुल करके कि ये जमीन आपको दी जाती है, संतुष्ट है या नहीं? देखिए त्रिपाठी जी, पहली चीज तो लगातार पहले दिन से बातचीत हो रही है। फिर मैं बता रहा हूँ, ये विषय आज का नहीं है जी। ये परिवार लगातार मना करते आ रहे हैं, और ये आलोक अग्रवाल जी का गृह क्षेत्र है, एक प्रकार से वहीं से चुनाव लड़ते हैं, उनके इन्फ्लुएंस में है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। ये 40-50 परिवारों की बातचीत है, वहाँ के स्थानीय लोग सब इस विषय को बहुत अच्छे से जानते हैं, और यही कारण है कि सारी प्रशासनिक बातचीत बार बार फेल हो जाती है, क्योंकि वो बार बार अपने निर्दिष्ट चीजों पर कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं। सरकार जो गाइडलाइंस है उसके तहत कलेक्टर्स मिल चुके हैं, एसडीएस मिल चुके हैं, मंत्री जा चुके हैं उनके बीच में, वो यही बात कहते हैं कि भाई आपको जमीन के बदले जमीन चाहिए या मुआवजा चाहिए, दोनों के लिए सरकार आज भी तैयार है। जमीन में मुआवजा तो हितेश जी ये लौटा चुके हैं, exactly। और ऐसा लौटाए हैं कि 2 ही प्रावधान कर दिया था, इन्होंने ब्याज में पैसा लेके लौटाया। त्रिपाठी जी, 2 ही प्रावधान है अधिग्रहण में, और जब इन दोनों प्रावधानों के तहत बातचीत की जा रही है, तो बातचीत के सारे रास्ते आज भी खुले हुए हैं, और वो उनका अधिकार है। अधिकृत किसान है तो उनके अधिकार को कोई चुनौती नहीं दे सकता। यहाँ पे हाईकोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और इसीलिए आप देखेंगे कि वहां पर एक ये पॉलिटिकल स्टंट करने का प्रयास कर रहे हैं, उन गरीब किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर। ये जो आप कर रही है ये घृणित काम है, और ये नहीं होना चाहिए। जो भी बातचीत करने की बात है, बातचीत के लिए सरकार हमेशा तैयार है, कल भी थी, आज भी है, और परसों भी रहेगी। और यही कारण है कि हजारों लाखों लोग जो है उनका पुनर्वास हो चुका है। अब पंकज जी और ये दोनों खाली हैं, और खाली होने के कारण वहां पर कुछ लोगों को साथ लेके बरगला के पंकज जी को याद दिलाता हूँ, दिग्विजय सिंह जी एक मिनट उत्तर ले लूंगा मैं वो भी। दिग्विजय सिंह जी ये जो इस तरह से एक्टिविस्ट थे, उनको एक तरह से उन्होंने नक्सलाइटों के संबंध से जोड़ दिया था, उन्होंने ऐसा बयान भी दिया था। क्यों दीपक जी? देखिए त्रिपाठी साहब, 2 बातें हैं। पहली चीज तो ये कि कोई खाली नहीं बैठा, और यदि आपके खाली बैठे तो मेरा तो सुन ले, मेरा तो सुन ले। अरे आपकी बहुत सुनते रहते हैं, मेरे बता रहे हैं अपनी मेरे मतलब सरकार में नहीं है, खाली बैठे खाली बैठे हो, जनता के बीच से भी गायब। त्रिपाठी साहब आप आपने खाली नहीं बैठी है, जनता के बीच से भी गायब। डॉक्टर वाजपेयी मुझे दीपक जी की सलाह पर थोड़ा आगे चलेंगे तो कहीं मेरा उत्तर सुन लीजिए डॉक्टर वाजपेयी। खाली बैठे हैं, भरे बैठे हैं, आपका आकलन है, आपको उसके लिए धन्यवाद, मुझे आपत्ति नहीं। मेरा उत्तर तो सुन लीजिए डॉक्टर वाजपेयी कि क्या सरकार इतनी मदमस्त है, सत्ता के मस्त में चूर है, कुंठा नहीं, ये सच्चाई है। इससे आप देखिए ये बड़ी विसंगति है कि जब उत्तर नहीं सूझता तो जनता का तीसरी बार चौथी बार, अरे आप तीसरी बार आने के बाद ऐसा काम कर रहे हैं, ला जाना चाहिए आप लोगों को। स्टूडियो चर्चा में जौहर दिखाना चाहते हैं तो कहाँ जमीन पर गायब। अरे तो जहां आप बोले वहां चल के जोहर दिखा लेते हैं डॉक्टर साहब, स्वीकार नहीं करते। डॉक्टर वाजपेयी आप जहां बोले वहां जोहर दिखा लेंगे, आप प्रतीक्षा तो कीजिए। आप कैमरे की स्टूडियो में आप तो स्टूडियो में भी पराजित होते और आगे ही पराजित होंगे। स्टूडियो को बीच में मत लाइए पंकज। मैं
नहीं लाया, डॉक्टर वाजपेयी लाया। मुझे लगता है डॉक्टर वाजपेयी लेकर आए, बिल्कुल गलत दिशा में जा रही है। जय पराजय की बात नहीं है। एक बात और है, अगर त्रिपाठी जी आपकी इजाजत हो तो मैं बोलूं। जी जी, अगर त्रिपाठी दीपक जी हम थोड़ा उनसे ले लें। बड़े दल के बीच में एक जो छोटे दल कह सकते हैं, वो भी बड़ा दल हो रहा है, नहीं उनको बोलने का मौका दिया जाए। उनसे भी मैं उनसे जुड़ी हुई चीज है, अगर आप इजाजत दें। जी जी, इसमें एक बात और है जी, नर्मदा बचाओ आंदोलन जिस तरह से पहले करता था आम आदमी पार्टी, क्योंकि लोग वहीं से आए हुए आम आदमी पार्टी में ज्यादातर लोग, खासतौर पर आलोक अग्रवाल, वहां पर वो लोगों ने बाहर एक बोर्ड लगा रखा है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी यहाँ अंदर घुसने की जरूरत ना करे। ये भी हठ धर्मिता, ये भी हम लोगों ने, ये हठ धर्मिता है। ये हठ धर्मिता आम आदमी पार्टी की तरफ से है। लोगों से बात करने दीजिए, लोगों से बात, कम से कम बातचीत करने से ही हल निकलेगा। भारत पाकिस्तान के बीच में बातचीत करने से हल निकल गया, शिमला समझौता जैसे हो जाता है। अमेरिका और रूस के बीच बातचीत से हल निकल गया। बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधि बातचीत से मना नहीं करेगा। लेकिन वहां पर बातचीत से कोई रास्ता, पर उनके प्रति संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। इसको लेके मुझे लगता है कि राजनीति और किसी भी राजनीतिक दल के लिए कोई अधिकार नहीं है। पंकज जी शुक्ला जी से हम उत्तर लेना चाहेंगे। शुक्ला, चूंकि बात ये निकली है, दीपक जी ने कहा है कि वहां एक बोर्ड लगा रखा, कहा नहीं सच्चाई है, और ऐसी स्थिति में जब आपने बोर्ड लगा रखा तो कैसे कोई बिना बड़ी सुरक्षा लेकर के, और अपने क्षेत्रों में कई बार ऐसा हुआ है कि एनडीए के लोग आक्रामक भी हो गए हैं। और दीपक जी बात सही है, उन्होंने जो अधिकारियों पे हमला भी किया है, उनको बंधक भी बनाया है। लोग ऐसी ही वो स्टोरी कवर करने के लिए गए थे और वहां जर्नलिस्ट भी नहीं घुस रहे थे। साहब एक छोटी टिप्पणी करूं, फिर उत्तर ले लीजिएगा, उससे जुड़ा हुआ है मेरा। मैं आपकी जो तिवारी जी ने बात करी सहमत हूं उस बात से, और मेरा मानना यह कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के अभिभावक हैं, गार्जियन है, और यदि परिवार का कोई बच्चा हठधर्मिता करे, जिद करे, तो क्या आप उसको छोड़ दोगे? आप उससे बातचीत नहीं करोगे? क्या आप ये बोलोगे कि ये गंदा बच्चा है, मुझसे बात नहीं करेंगे? ये सरकार की बात, हमारे शुक्ला जी फिर रह गए। ये सरकार की, पंकज जी आप छोटी सी बात करके लंबी बात कर देते। पंकज जी आपसे अनुरोध है, पंकज जी आपसे अनुरोध है, ये दीपक जी और हम जो आपसे बता रहे हैं कि जब हम लोग गए थे उस समय आपकी सरकार थी, दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, उस दौरान भी सरकार ने उन लोगों से बात करने की जरूरत नहीं की। उस दौरान भी ये इस तरह के पोस्टर लगाए गए। हठधर्मिता के नाम पर सरकार यदि उस समय भी हठधर्मिता थी तो आपकी भी सरकार थी, दिग्विजय सिंह की सरकार थी, पहुंचना था। त्रिपाठी साहब, यदि मान लीजिए पुरानी सरकार ने उचित निर्णय नहीं लिया, बिल्कुल सरकार बिल्कुल पंकज जी, ये आप माफी मांग रहे हैं, सरकार भी करेगी क्या? ये बिल्कुल तर्क आपका सही है। बुरा कर्म आपके हिसाब से है, बुरा कर्म आपके हिसाब से। लाठी चलाना बुरा, मेरा बहुत साफ आग्रह है कि हठधर्मिता के नाम पर यदि शिवराज जी मुंह चुरा रहे हैं तो ये अन्याय है, असहिष्णुता है। पंकज जी ये बात बिल्कुल आपकी मान सकता हूँ, तो माफी मांग लीजिए। अगर आपने गलत किया है तो बीजेपी को भी गलत, सरकार को नहीं करना चाहिए। शुक्ला जी, अभी कई बातें आई कि इस तरह के पोस्टर अगर लगा दिए जाएंगे, अगर कोई वहां का कोई अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, अगर वो संवेदनशील है, वो आपके पास पहुंचता है, आपको बात करना चाहता है, आपको जमीन दिखाना चाहता है, जो भी परिवार विस्थापित हो गए, तो इस तरह अगर आक्रामक होंगे, हठधर्मिता होगी, तो कैसे उनके जो विस्थापित हो रहे हैं, जो परिवार हैं, उनको कैसे न्याय मिल पाएगा? एक दो बातें यहाँ बोलना चाहूंगा मैं। आप मतलब उपहास करके हमें राइट ऑफ कर सकते हैं, या आपकी इच्छा है? नहीं, उपहास नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ जी। नहीं, उपहास नहीं किया। आपको कहीं अगर ऐसा लगा हो कि मैंने उपहास किया है तो मैं नहीं, आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आपका उपहास करने का हमारा कोई ऐसा इरादा है जी। मैं आगे बात कर लेते हैं। देखिए, ये आक्रोश है और उसकी एक वजह है, और उसकी वजह बहुत सिंपल सा है कि सरकार और सरकारी तंत्र पे जो अविश्वास आज व्यापक तौर पे फैला हुआ है, उसकी वजह कहीं ना कहीं सरकार है। वो आज मौजूदा पार्टी जो चला रही है या उससे पीछे जो पार्टियां चलाती रही हैं, ये सब लोग कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। आप सिर्फ उनको हठधर्मी के नाम पे आप उनको सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये इसलिए करना, बोर्ड हटाएंगे वो? क्यों नहीं हटा देंगे? क्यों? पहली बात ये उठ रही है, सबसे पहली बात ये उठ रही है कि आज 24 दिन पहले ये सत्याग्रह शुरू हुआ, पर 2.5 साल क्यों लग गए? जब क्लियर कट प्रावधान है, जब सरकार कोई भी विकास का कार्यक्रम शुरू कर रही है तो उसमें वो खुद एक गाइडलाइन बनाती है। सत्य का आग्रह 30 साल से चल रहा है और उस पर काम भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आज की बात, इस तरीके का काम नहीं चाहिए। क्लियर कट बात है साहब, इस तरीके का काम कि 30 साल लग जाए, 2 जनरेशन निपट जाए अपने रोजगार मंडलेश्वर परियोजना आज तक पूरी नहीं हो पाई है।
और दूसरा पॉइंट जो मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा, मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट लोग बैठे हैं यहाँ पे, ये एक ऐसा भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक फ्यूचर लुकिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी हम रख सकते हैं। आपको पूरा प्रदेश सुन रहा है। बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि शायद आज 2015 में दोबारा एक तरीके से सारी पार्टीज को मिलकर के बैठ करके एक नए तरीके से ये भी सोचने की जरूरत है कि क्या विकास के लिए सरदार सरोवर डैम या महेश्वर में डैम या ओंकारेश्वर में जो डैम है, इसी तरीके के डैम से ही विकास हो सकता है क्या इसके अलावा कोई और ऐसे तरीके हैं जिसमें नुकसान भी नहीं हो और विकास भी हो और किसी को विस्थापित भी नहीं करना पड़े? ये अवेलेबल है। ये डैम विरोधी है, ये विकास विरोधी है, ये स्वीकार कर बिल्कुल नहीं। आप ये सब्जेक्ट अलग हो जाता है। शुक्ला जी यहाँ एग्जाम्पल देता हूँ। शुक्ला जी यहाँ विषय, शुक्ला जी मैं आपको माफी चाहूंगा, शुक्ला जी यहाँ विषय ये है जो सत्याग्रह हो रहा है उसके बारे में विषय है, विकास को लेके नहीं है। देखिए नेहरू जी ने भी कभी माना था कि बड़े डैम ही विकास के द्योतक हैं, बाद में नेहरू जी ने ही कहा था कि जो बड़े डैम हैं वो गलत हैं, उनको नहीं होना चाहिए। अब ये विकास माने चाहे सरदार सरोवर हो चाहे इंदिरा सागर हो, ये बन चुका है। इसमें से अगर ये सिंचाई बढ़ रही है, बिजली बढ़ रही है, तो निश्चित तौर पे विकास, ये कह सकते हैं कि विकास के प्रवाह में आकर विनाश में जो बाकी लोग हैं वो बह न जाए। लेकिन डैम विरोधी होना ये मुझे भी नहीं लगता है। ये इंटरप्रिटेशन है, ये डॉक्टर साहब का इंटरप्रिटेशन है। मैं वही तो कह रहा हूँ। ये आप डैम विरोधी बात क्यों कह रहे हैं? कहाँ कह रहा हूँ मैं? कह रहा हूँ ऑल्टरनेटिव। भाई आने वाले 50 साल में आप क्या, बांध विरोधी है तो कोई गलत नहीं है। तो हम यही तो कह रहे हैं, स्वीकार करो आप बांध विरोधी है, यही कह रहा हूँ मैं। नहीं, नॉन साइंटिफिक डेवलपमेंट के विरोधी। यहाँ मुद्दा 214 परिवारों का है, जल सत्याग्रह का है। ये व्यू पॉइंट है आपका। ये इमीडिएट टर्म में 214 परिवार का है और ये लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए ये वाटर सफिशिएंसी, इरिगेशन, एनवायरमेंट, यही सब चीजों से ताल्लुक रखता है। त्रिपाठी जी ये विकास विरोधी है, ये डैम विरोधी है। ये आप लोग विरोधी हैं, खोटा लगा के आए उन 213 लोग विरोधी हैं। डॉक्टर साहब आप स्वीकार किया कि डैम नहीं है, आपने खुद बोला डैम नहीं है। अरे डैम से हम लोगों ने शादी थोड़ी कर रखी है। डैम आज अगर मुझे नहीं मालूम किससे शादी करी डैम को छोड़ना पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम किससे करी। शुक्ला जी ये तो कोई तर्क नहीं है। शुक्ला जी कि अब उस डैम को डिमोलिश कर दिया जाए ये तर्क नहीं है। अभी जल सत्याग्रह की बात है, शायद पंकज जी भी के साथ होंगे। क्या मालूम किससे शादी करी है? पार्टी साहब आज हमारा मुद्दा ये है कि क्या सरकार को इस आंदोलन के प्रति संवेदनशीलता बरतनी चाहिए और उस पर सरकार असफल साबित हुई है अभी तक। इस कार्यक्रम के बाद क्या पंकज जी हम आपके पास आएंगे, शुक्ला जी का उत्तर आ जाए। शुक्ला जी ये आंदोलन कैसे समाप्त हो, हमें वो हम आपसे जानना चाह रहे हैं। सिर्फ एक विश्वास चाहिए, हम खुद नहीं चाहते इस तरीके का आंदोलन करना पड़े। आप कंप्लीट करने दीजिए मुझे प्लीज। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, हम बिल्कुल इस आंदोलन को कंक्लूड कर देना चाहते हैं। सिंपल सी बात है, आप ये विश्वास जताइए, एक टाइम बाउंड प्रोग्राम दीजिए और जो उनका रोजगार से रिलेटेड जो इशू है, जमीन के बदले जमीन दीजिए, मुआवजा ऐसा दीजिए, आप ऐसा मुआवजा दे देंगे। नहीं कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है? बिल्कुल कर रही है। प्रति एकड़ 6 लाख, प्रति एकड़ 6 लाख हुआ था और तब ये आदेश आए थे। दूसरा चुनाव अभी कुछ दिन में शुरू। शुक्ला जी प्रति एकड़ 6 लाख की शायद डॉक्टर साहब यही हुआ था ना, शायद 6 लाख प्रति एकड़ 6 लाख। कितने लोग बस गए हैं, इनके लोग क्यों बचे हुए हैं? क्योंकि ये बातचीत ही नहीं करना चाहते, इन्होंने बोर्ड लगा के रखे। आप उन लोगों का तिरस्कार कर रहे हैं ये कह करके कि ये इनके लोग हैं। अरे आप भी पहन के तो आप खड़े हैं ना वहाँ पर, आप बात ही नहीं करने दे रहे हैं उनको प्रशासन से। आपने प्रशासन का बोर्ड कितने लगाया? आलोक अग्रवाल ने बोर्ड लगाए वहाँ पे। चलिए डॉक्टर साहब हम आपको रोकना चाहेंगे। हितेश क्यों चल रहा है? शुक्ला जी की बात पूरी हो जाने, डॉक्टर साहब हम आपको रोकना चाहेंगे। शुक्ला जी की बात पूरी हो जाए फिर मैं आपके पास फिर से आ रहा हूँ। शुक्ला जी एक संक्षेप में, चूंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है, आप क्या इस आंदोलन को समाप्त करने के पक्ष में है? क्या रास्ता आप बता रहे हैं? मेरे ख्याल से ये आंदोलन शुरू ही नहीं होना चाहिए और हम बिल्कुल नहीं, अब शुरू हो गया है। अब जो लोग बेचारे 26 वक्त जैसे दीपक जी का दर्द वो बार बार उद्गार कर रहे हैं, खत्म करना चाहते हैं। सिर्फ सरकार को विश्वास दिलाने की जरूरत है और त्वरित कार्रवाई करने की जरूरत है। किस तरह की कार्रवाई? आप कितना टाइम लगना चाहिए सरकार को ये सुनिश्चित करने में? किस तरह की कार्रवाई? जो जमीन चाहिए उनको, जिसपे वो किसानी कर सकते हो, खेती कर सकते हो, वो जमीन दे दी जाए जहां पे वो अपना 50 स्क्वायर फीट में अपने 2 कमरे बना करके रह सकते हो। यही तो डिमांड है उनकी जी। चलिए, इसके अलावा डिमांड है क्या उनकी? चलिए, क्योंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है, हम पंकज जी से भी जानना चाहेंगे। पंकज जी, हम बाद में हम हितेश जी से उत्तर लेंगे, क्या होना चाहिए? देखिए 2 बातें।
सबसे पहली चीज कि मध्य प्रदेश के मुखिया को उनको किसी भी माध्यम से बुलाकर बातचीत करना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सबसे हाथ जोड़कर आग्रह कर रहा हूं, जो बात दीपक जी ने बोली कि जल सत्याग्रह तुरंत खत्म करिए, क्योंकि यदि आप सुरक्षित और संरक्षित हैं तो आप बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं। और सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए और आप भी अपना आंदोलन तत्काल खत्म करें और दूसरा रास्ता निकालें, क्योंकि 2.5 साल से लगभग आप लोग आंदोलन कर रहे थे, निश्चित तौर पे आपको न्याय नहीं मिला, इससे सब सहमत हैं। और उसका ये विकल्प नहीं कि आप अपने आप का जीवन दांव पर लगा दें। तो कृपया करके अपना आंदोलन खत्म कीजिए और मुख्यमंत्री जी कृपया आप भी बड़प्पन दिखाइए। जी त्रिपाठी जी आपके पास अंत में आएंगे, दीपक जी हम आपके पास अंत में आएंगे, समाप्त आप ही से होगा जी, समापन हम आप ही से करेंगे जी। आप भले हमसे पूछिए ना जी, नहीं कितना समय सरकार को लगेगा जी इस चीज में। जी सरकार को मुश्किल से 2 महीने लगे 5000 एकड़ जमीन रिलायंस को देने में सिंगरौली में, एसआर को देने में मुश्किल से 5 महीने या 6 महीने लगे। इन 200 परिवारों के लिए 5-5 एकड़ जमीन देने के लिए उस अनुपात में सरकार के लिए मुश्किल से 5 मिनट का वक्त लगेगा, लेकिन 5 मिनट का वक्त लगेगा। और मेरी चिंता वो लोग हैं जो पैर जिनके गल रहे हैं, सब लोगों को उसकी चिंता करना चाहिए। राजनीति हो सकती है, लेकिन दीपक जी थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं, जो 2000 एकड़ जमीन रिलायंस को दी है वो उन गांव वालों की दी है जिसमें तय किया गया है कि वो जो गांव वाले मुआवजा मांगेंगे, अगर वो मांगते हैं 10 लाख रुपए पर एकड़ तो रिलायंस उनको देगा, ये वो वाली जमीन। तो बिल्कुल ऐसे यहां कर दी सरकार, ऐसे यहां कर दे सरकार कि भैया बोलो आपको क्या चाहिए। प्रक्रिया और मंशा पर सवाल उठाए दीपक जी ने। जी तो हमारे साथ हितेश जी हैं, वो सारा उत्तर देंगे और उसके बाद हम कार्यक्रम समाप्त करेंगे। साधारण सी बात कह देता हूँ कि घोंगल में जो आलोक अग्रवाल जी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और विषय को भटका रहे हैं, उसको समाप्त कर दीजिए। 2 मिनट लगेगा, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे दीपक जी। सारी चीजें तैयार हैं, फाइलें बनी हुई है, 2 मिनट लगेगा। 2 मिनट 2.5 साल में बहुत कुछ हुआ है। लाखों लोगों का पुनर्स्थापन हो चुका है। ये मत बोलिए कुछ नहीं हुआ है। ये घड़ियाली आंसू जो घोंगल में बहाए जा रहे हैं आलोक अग्रवाल, जिनकी जमीन खिसक गई है, ये एक दर्दनाक और दुखद राजनीति कर रहे हैं, किसानों के कंधे पर बैठ के कर रहे हैं। अरे उनकी स्थिति आप देखिए, ऐसा है जनता के बीच जाते हैं तभी मत पाते हैं। ऐसा नहीं हो लिया आपकी स्टूडियो की बात। भारतीय जनता पार्टी और जिस क्षेत्र में आप बैठे हैं, यदि वह आप हारते हैं तो इसलिए हारते हैं क्योंकि आपके पास जनाधार दिए लोग आपको रिजेक्ट करते हैं। वहां के लोग, आपके लोग, वहां के लोग पसंद नहीं करते। यहाँ बावजूद इसके डॉक्टर साहब यहाँ बात ये हो रही कि कैसे ये 226 एग्रीड जो लोग परिवार हैं उनको कैसे 213 परिवार। त्रिपाठी जी मैं दीपक जी की बात को सेकंड करता हूं। 2 मिनट नहीं लगेगा। उनकी बाकी जो व्यंग्य की बातें उसको मैं छोड़ देता हूं, वो लंबा विषय है और उसको हम कभी भी निपटा सकते हैं। उसका सच दीपक जी भी जानते हैं क्या है, इसलिए उसको छोड़ दीजिए। और उनका गुस्सा किस प्रकार कहां निकलता है, क्यों निकलता है, इसके भी कारण होते हैं, तो मैं उसकी भी मीमांसा छोड़ दे रहा हूं। लेकिन केवल 2 मिनट लगेगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। लेकिन वो बोर्ड हटाइए और इनके नेतृत्व में जो गुमराह करने का काम हो रहा है, ये बंद होना चाहिए। राजनीति होना चाहिए, राजनीति जनता की खैरियत के लिए होना चाहिए, ना कि नकारात्मक विषयों को खड़ा करके लोगों को गुमराह करने के लिए होना चाहिए। सरकार एक बोर्ड से डरी त्रिपाठी साहब, एक बोर्ड लगा हुआ है और सरकार उसको मान के चुप रही है। बोर्ड हम बात नहीं करेंगे। ये दीपक कमाल देखिए त्रिपाठी साहब, एक बोर्ड से डरी शिवराज सरकार। सवाल पहले छोड़ दिया। पंकज जी सवाल ये है हठ धर्मिता का। हठ धर्मिता त्रिपाठी साहब, कोई बोर्ड लगा देगा और चुप बैठे रहेंगे कि उन्होंने बोर्ड लगा दिया, चुपचाप बैठे हुए। पंकज जी हठ धर्मिता, दीपक जी ने कहा धर्मिता छोड़ना चाहिए, हर धर्मिता छोड़ना चाहिए। अब अगर देखिए पंकज जी, अगर आपको नहीं मानना है, आपको हमने बढ़िया जमीन दिखा दी, उसके बाद भी आप बोले हमें ये भी नहीं चाहिए, तो इसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए, अंत होना चाहिए। 2.5 साल में यदि मामला नहीं सुलझा तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ विसंगति है। सुलझ गया है, 2.5 साल में नहीं सुलझा, विसंगति है। लेकिन आलोक अग्रवाल का मामला नहीं सुलझा। फिर आलोक अग्रवाल, चलिए पंकज जी समय समाप्त हो रहा, पंकज जी समय समाप्त हो रहा का विषय पेश है। उसमें परिवारों को पीछे छोड़ के आलोक जी से आप करिए ऐसी राजनीति, आप और रिजेक्ट होंगे। आप देखिए जी, चलिए समय समाप्त हो रहा है। दीपक जी हम आपसे संक्षेप में इस परिवार के बारे में चाहते हैं कि एक टिप्पणी करें, सरकार किस तरह से इसका समायोजन करे, किस तरह इसका समापन करे। नहीं, जैसा इन्होंने डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी ने कहा है, पंकज जी ने कहा है, शुक्ला जी ने कहा है कि सॉल्यूशन तो 2 मिनट का है। सरकारों के लिए बोर्ड कोई मायने नहीं रखते। बाबा रामदेव के आंदोलन
कि समय सरकार ने क्या किया। सरकारें कुछ भी कर लेती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तो जब परमाणु उसको लेके जितने भी आंदोलन होते, सरकारों के लिए कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती ये चीजें। सरकार हल 2 मिनट में निकाल सकती है, बशर्ते मंशा होनी चाहिए। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि मैं मामा हूं, और एक और डायलॉग वो फिल्म का बोलते हैं कि मैं हूं ना, तो वो है, तो लोगों को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए और उनका सॉल्यूशन। लेकिन वो जो बैठे उनकी मंशा पर टिप्पणी नहीं कर रहे कि उनकी भी तो मंशा होनी चाहिए कि वो बैठे। नहीं, आम आदमी पार्टी की कोई हैसियत नहीं है मध्य प्रदेश। आम आदमी पार्टी की कोई हैसियत नहीं है, सरकार का बड़ा जिम्मा की कोई हैसियत नहीं। लाखों लोग पुनर्स्थापित हो चुके हैं, ये प्रमाण है इस बात का कि सरकार काम कर रही है। निश्चित तौर पर जब लाखों स्थापित हो चुके हैं, हरसूद छनेरा चाहे कांग्रेस होती चाहे बीजेपी होती, हरसूद छनेरा बनता, चाहे बीजेपी होती चाहे कांग्रेस होती। जब बीजेपी है, बीजेपी के समय छनेरा बना, कांग्रेस होती तो वो भी बनाती। लेकिन लाखों लोग स्थापित हो चुके हैं, तो 213 परिवार, कुछ न कुछ कारण जरूर होगा। दीपक जी भी, पंकज जी भी, कि क्यों स्थापित नहीं हो पा रहा। शुक्ला जी भी। चलिए, हमारा समय समाप्त